Good morning all of you. Welcome to Perfection IS YouTube channel. So today we are going to see 6th of August current affairs which are relevant for your upcoming BPSC prelims examinations. तो ये जो टॉपिक्स है मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे रीजनल न्यूज़पेपर से मैंने टॉपिक्स को उठाया और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें कुछ स्कीम्स है, बिहार न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल है, स्पोर्ट्स है, अपॉइंटमेंट्स है और मिसलेनियस है। इसके बीच बीच में मैंने यूपीएससी और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हैं जो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि कैसे न्यूज़पेपर से उन टॉपिक्स को उठाया जाता है और उस पर क्वेश्चंस पुट करे जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड है स्कीम से रिलेटेड। स्कीम कौन सी है? फेम स्कीम। ये कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 2015 में। तो ये भी न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फेम 3 लॉन्च होने वाली है, उसकी सारी तैयारियां हो चुकी है। फेम 3 क्या है? मतलब अगर फेम 3 है तो इससे पहले भी मतलब 2 स्कीम आ चुकी होगी। कौन कौन सी? फेम 1 और फेम 2। ठीक है, फेम 1 लॉन्च हुई थी 2015 में जो कि मैंने अभी बताया आपको, और फेम 2 लॉन्च हुई थी 2019 में। ठीक है, तो फेम 1 स्कीम है क्या? फेम है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। इसमें गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? इसमें गवर्नमेंट एक तरीके से लोगों को बता रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करें और उसके लिए इंसेंटिव दे रही है। मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप सोच सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या चार्जर, उसके जो चार्जर है, चार्जिंग पॉइंट अलग अलग जगह स्टैब्लिश करना, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इस फेम स्कीम में कवर करी जाती हैं। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि फेम स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है? फेम स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ भी याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा कि फेम स्कीम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, और मैं एक क्वेश्चन आगे मैंने बना रखा है उसको हम लोग देख लेंगे। इससे पहले एक बार हम लोग स्लाइड को देख लेते हैं। स्लाइड में क्या है? फेम इज फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, वही चीज़ मैंने बताया कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हम प्रमोट करें, इसलिए ये स्कीम है। पर्पस क्या है? टू एनकरेज अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया बाय गिविंग इंसेंटिव ऑन परचेज। ठीक है, परचेज पे इंसेंटिव्स देके हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। ये फेम 1 पहले भी हो चुकी है लॉन्च 2015 में, फेम 2 2019 में, और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्कीम है, और फेम 3 अभी अनाउंस होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ एक बार हम लोग ऊपर से देख लेंगे, फिर से आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इस पर क्वेश्चन है, आप देख लो। इस पर क्वेश्चन है स्कीम से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ फेम इंडिया स्कीम। फेम इंडिया स्कीम का कौन सा कंपोनेंट पार्ट है? फर्स्ट इट इज डिमांड इंसेंटिव। ठीक है, इंसेंटिव दिया जाएगा, ये तो सही है फर्स्ट। सेकंड इज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सारी इस चीज़ में कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे भी आप टिक करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैं बता चुका हूँ, टिक करेंगे। और पायलट प्रोजेक्ट्स, ये भी आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मतलब फेम इंडिया में सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, चार्जिंग पॉइंट स्टैब्लिश की जा रही है, और इंसेंटिव दिए जा रहे हैं जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को या हाइब्रिड व्हीकल्स को यूज़ करेगा। ऐसा क्यों करा जा रहा है? ऐसा इसलिए करा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, और हमारे पास से हर साल $100 बिलियन से ज़्यादा हम लोग दूसरे देश को दे देते हैं सिर्फ ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़ का ये है कि हम एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करके हम लोग एनवायरनमेंट की भी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट आने वाले दिनों में बहुत मेजर इशू होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं जो कि आइलैंड्स हैं वो धीरे धीरे करके डूबती जा रही हैं। मतलब पानी का स्तर है जो बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट पहले से ही बहुत अभी मेजर हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो ये अभी आगे और भी ज़्यादा एक हॉट टॉपिक बनने वाला है। ठीक है, तो हम एनवायरनमेंट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और अपनी जो ऑयल इंपोर्ट है, ऑयल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्री पे, अगर बाई चांस कभी वॉर हुई, ठीक है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी रुक जाएंगी। तो इसलिए हम लोग ऑयल पे डिपेंडेंसी है वो कम करते जा रहे हैं, और इससे हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व भी चल जाता है ऑयल में। अराउंड $100 बिलियन से ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ हम ऑयल इंपोर्ट करने में खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसका एक टारगेट रही है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बिहार न्यूज़ से रिलेटेड है। बिहार से रिलेटेड क्या है? सुनीता देवी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सुनीता देवी कौन है? ये एक महुआ पंचायत में मुखिया है। महुआ पंचायत कहाँ है? मोतिहारी में। मोतिहारी कहाँ है? ईस्ट चंपारण में। अब आपको ये चेक करना है क्या ईस्ट चंपारण का बॉर्डर नेपाल से लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, तो महुआ पंचायत की ये मुखिया है, और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन्वाइट किया है 78th इंडिपेंडेंस डे में, जब फ्लैग का होस्टिंग होगा तब एज अ चीफ गेस्ट इनको लाल किला पे बुलाया गया है। ठीक है, तो सुनीता देवी आप याद रखेंगे, ये महुआ पंचायत की
मुखिया है, ठीक है। महुआ कहाँ पे, मोतिहारी में, ईस्ट चंपारण में, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ईस्ट चंपारण की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इनके इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं, कौन है बिहार की महिला मुखिया जिनको बुलाया गया, पीएमओ से इनके पास कॉल आया, ठीक है। अब ये लाल किला पे जाएंगी और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहां पे रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी करते हैं, तो एज अ चीफ गेस्ट ये वहां पे मौजूद रहेंगे। देख लेते हैं इनकी कुछ अचीवमेंट, देख लेते हैं। इनकी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने जो भी स्कीम्स है उनको बहुत ट्रांसपेरेंटली, बहुत अच्छी तरीके से जमीनी स्तर पे उनको लागू किया। प्लस ईस्ट चंपारण जो है, वो ईस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वो नेपाल से भी बॉर्डर लगाता है, तो वहाँ पे इन्होंने एक सुंदर सा दरवाजा भी बनाया है। तीसरी इनकी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने गार्बेज कलेक्शन का काम पूरे अपना पंचायत वाला एरिया है उसमें बहुत अच्छी तरीके से करवाया है, और उसकी इंचार्ज ये खुद बन के रखती है, मतलब उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये खुद लेती है। प्लस इन्होंने बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड भी बहुत कुछ काम किया है, और वहाँ पे एक आंगनबाड़ी भी बनाया है, ताकि, और वो आंगनबाड़ी जो है वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे बच्चों की खेलने कूदने की भी फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये उनकी पिक्चर है। तो बिहार से रिलेटेड आप याद रहेंगे सुनीता देवी। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा हाल ही में, ऐसे करके आता है ना क्वेश्चन की, हाल ही में कौन है जो, ऐसे करके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो चीज़ आप कवर करेंगे, सुनीता देवी। नेक्स्ट स्लाइड है जू नेचर लाइब्रेरी पटना। जू नेचर लाइब्रेरी खोलने जा रही है, कहाँ खुलने जा रही है, ये पटना में खुलने जा रही है, और ये देश की अकेली लाइब्रेरी है जो ऐसा जू में होगी। और यहाँ पे क्या होगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी किताबें होंगी, वहाँ पे बच्चे जाके पढ़ सकते हैं। और ये 8 लाख रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा है। और इसके लिए जो बैम्बू है, ये कहाँ से मंगवाया जा रहा है, इसके लिए बैम्बू आसाम से मंगवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि इसके लिए जो बैम्बू है वो आसाम से मंगवाए जा रहे हैं, प्लस इसे 8 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, और इसका काम लगभग कंप्लीट हो गया है। और ये पूरे इंडिया में एक अकेली ऐसी लाइब्रेरी है। तीसरी चीज़, इसमें यह भी चीज़ बताई जाएगी, पूरे इंडिया में जितने भी जूज हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा बैम्बू का ही होने वाला है। ये इसकी पिक्चर है, आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है, और ये पटना जू में बहुत जल्दी खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है एमजी नरेगा से रिलेटेड, ठीक है। एमजी नरेगा तो आपने बचपन से ही सुना होगा, तो ये हाल फिलहाल में तो मतलब लॉन्च नहीं हुई है, बहुत पहले लॉन्च हुई थी। तो कब लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी 2005 में। तो ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ओनली ₹90,000 रिलीज एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन फाइनेंशियल ईयर 24 अंडर एमजी नरेगा। एमजी नरेगा में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, ठीक है। उसमें सिर्फ 90,000 रुपये ही अभी तक रिलीज हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा इशू है, इसको समझने के लिए पहले आपको एमजी नरेगा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एमजी नरेगा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये लॉन्च हुआ था 2015 में, और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्क गारंटी स्कीम है, ठीक है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी वर्क गारंटी स्कीम है। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें यह कहा गया है कि हम लीगल गारंटी देते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना है कि हम लीगल गारंटी देते हैं कि आपको काम मिलेगा। इफ इन केस आपको काम नहीं मिलता है तो उस केस में हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। तो उसकी एक बार कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि जब भी कोई रूरल व्यक्ति अगर उसे को काम चाहिए तो वो अथॉरिटीज के पास जा सकता है। तो अथॉरिटीज को 15 दिन के अंदर ही उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर वह 15 दिन के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में असमर्थ रहती हैं तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कितना, अगले 30 दिन तक। फॉर एग्जाम्पल इनको 100 दिन का हर एक साल काम तो मिलना ही चाहिए, तो 100 दिन में अगर उनको प्रोवाइड नहीं करा जाता है 15 दिन के अंदर काम, तो उन्हें 30 दिन तक उनको 1/4 ऑफ द डेली वेज उनको प्रोवाइड करा जाएगा। मतलब डेली के समझ लो उनको 500 रुपये मिलते हैं, तो उनको उसका 500 का 1/4 उनको प्रोवाइड करा जाएगा 30 दिन तक फ्री में बैठे बैठे। और 30 दिन के बाद उनको जो भी डेली वेज होगा उसका हाफ ऑफ द मनी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये इनको बैठे बैठे मिलेंगे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेंगे। तो सारा इशू ही इससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है। पहले तो इनको काम नहीं मिलेगा, और जब काम नहीं मिलेगा तो काम नहीं मिलने की वजह से इन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तो कम से कम मिलना चाहिए, तो अब वो भी नहीं मिल रहा है। तो मेन इशू, सारा इशू ही इस चीज से रिलेटेड है। तो ये जो लीगल गारंटी दी गई थी वो एक तरीके से फेल हो चुकी है। ये जो लीगल गारंटी दी थी इस एक्ट के अनुसार ये एक तरीके से फेल हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ रूरल हाउस होल्ड से रिलेटेड है, और इसमें कोई भी एडल्ट जा सकता है, ठीक है। एडल्ट पे कोई लिमिट नहीं है। एडल्ट मतलब 18 से ज्यादा का वो होना चाहिए कम से कम। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए बिहार में इसकी कंडीशन देख लीजिए। सिर्फ 0.69% लोगों को ही, जितने लोगों ने मांगा था उसमें से सिर्फ 1%
से भी कम लोगों को ही 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिल चुका। और ये जो एम्प्लॉयमेंट होता है इसमें कुछ चीज़ें जैसे बिल्ड करनी है, अनस्किल्ड लेबर वाला काम है एक तरीके से, कुछ भी चीज़ें जैसे बिल्ड करनी है, कुछ भी काम करवाना है, तो ये काम की जो रिकमेंडेशन है वो कौन देता है, वो देता है ग्राम सभा। ग्राम सभा रिकमेंडेशन देता है। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम है ये बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब जो हमारे पंचायत है वो रिकमेंडेशन करते हैं, ग्राम सभा है वो रिकमेंडेशन करता है, और जितना भी ग्राम सभा रिकमेंडेशन करेगा उसमें से कम 50% वर्क तो कम से कम कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है, पर ये तो ऑन पेपर है, इसका रियली में कंडीशन ये है कि एमजी नरेगा के तहत किसी को काम मिल ही नहीं रहा है, बहुत ही कम लोगों को काम मिल रहा है। बिहार में तो 1% से भी कम लोगों को काम मिला, और उसमें भी जिनको काम नहीं मिलता है तो उनको कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए था। तो बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी नहीं मिल रहा है, और बिहार में तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 0 मिला है, मतलब 1 भी रुपया नहीं मिला किसी को भी, जिसको भी काम नहीं मिला उसको 1 भी रुपया नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये जो लीगल गारंटी एक तरीके से फेल हो जा रही है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ है 64 बीपीएससी प्रीलिम्स में एमजी नरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमजी नरेगा। एमजी नरेगा का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है? टू बिल्ड एसेट्स, एसेट्स को बिल्ड करना। तो अब सोचोगे एसेट्स तो बिल्ड होंगी ना, मतलब काम मिलेगा तो, पर ये तो एक बाय प्रोडक्ट हुआ ना, ये मतलब ऑब्जेक्टिव तो नहीं था, तो इसे हटा देंगे। ठीक है, टू एनकरेज माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन कहाँ से आ गया इसमें? वाटर मैनेजमेंट का काम बिल्कुल भी नहीं। टू एनहेंस रूरल इनकम, इसमें रूरल की बात करी गई है, रूरल पीपल की बात की गई है, और रूरल इनकम को सुधारने के लिए स्कीम लाई गई थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो 2-3 चीज़ याद रखना है। एक तो इसमें लीगल गारंटी दी जाती है, कितनी? 100 दिन की हर एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, ये किसी भी एडल्ट के लिए है। ठीक है, एडल्ट कौन? जो भी 18 से ज़्यादा है। ठीक है, ये रूरल हाउस होल्ड की स्कीम है। ठीक है, ये अर्बन की नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखेंगे। 100 दिन की लीगल गारंटी मिलती है। अगर 100 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो 30 दिन तक 1/4 पैसे मिलेंगे। 30 दिन से ज़्यादा होंगे, मतलब बाकी के जो 70 दिन हुए उसमें कितने पैसे मिलेंगे? हाफ ऑफ द डेली वेज मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। समरी में मैंने आपको पूरा बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड भी एक क्वेश्चन ही है, ये यूपीएससी में आ चुका है। यूपीएससी में 2011 में आया था। क्या था? अमंग द फॉलोइंग हु आर द एलिजिबल बेनिफिट फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एमजी नरेगा एक्ट के तहत किसको इसकी सुविधा मिल सकती है, कौन एलिजिबल है? ठीक है, तो पहला पॉइंट है एडल्ट मेंबर ऑफ द ओनली द शेड्यूल कास्ट एंड एससी और एसटी से रिलेटेड ही कोई व्यक्ति जाके एमजी नरेगा के तहत काम ले सकता है, तो ये तो गलत है। एससी एसटी की मैंने बात करी नहीं करी। सेकंड पॉइंट देखते हैं, एडल्ट मेंबर्स ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल से जो नीचे हैं जो व्यक्ति सिर्फ उनको काम मिल सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, एडल्ट मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड ऑफ ऑल बैकवर्ड कम्युनिटी, सिर्फ बैकवर्ड कम्युनिटी से रिलेटेड है नहीं है। ठीक है, एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड, ये सही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये मुझे लगता है मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होगा, जो क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा ये, क्योंकि बहुत लोगों का ध्यान नहीं रहता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, मतलब रूरल पीपल में जो भी हैं, जो भी काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं, और ये अनस्किल्ड वर्क के लिए, सिर्फ अनस्किल्ड वर्क के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड एक और क्वेश्चन एमजी नरेगा से रिलेटेड है। Which of the following statement is true about MG Narega Act? MG Narega guarantees 200 days of wage employment to every household in rural areas. ठीक है, तो 200 days नहीं है, ये 100 days है, तो ये गलत हो जाता है। MG Narega aims to enhance livelihood security by providing at least 100 days of guarantee wage employment in a financial year to every household whose adult members volunteer to do an unskilled मैनुअल वर्क। ठीक है, तो ये सही है कि 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है अनस्किल्ड वर्क के लिए, तो ये सही है, और हर एक एडल्ट के लिए हर एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो ये सही है। सी देख लेते हैं, एमजी नरेगा फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। नहीं भाई, अर्बन की तो बात ही नहीं करी गई थी। एमजी नरेगा इज अ स्कीम दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस की बात कहाँ से आ गई इसमें, तो इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, तो एमजी नरेगा के बारे में ये याद हो गया कि 100 दिन की गारंटी मिल रही है आपको, जो कि एक तरीके से फेल हो चुके हैं, ये सिर्फ ऑन पेपर गारंटी है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड एमएसएमई से रिलेटेड है। तो एमएसएमई क्या है? एमएसएमई की एक बार फुल फॉर्म देख लेंगे हम लोग। एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो एमएसएमई है क्या?
MSME मतलब ये जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स आप देखते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं, वो बाद में तो बड़े बन जाते हैं, पर स्टार्टिंग में तो छोटे ही होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज होती हैं, तो इनको एक तरीके से MSME कहा जाता है। MSME से रिलेटेड अभी तक BPSC में कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर UPSC का ये फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। ये चीज़ एक बार हम लोग ऊपर से इसके बारे में देख के चलेंगे, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसको पावर हाउस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी भी कहते हैं, इसको पावर हाउस भी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका 37.4% जो है वो अकेले MSME से आता है। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका 37.4% सिर्फ MSME से आता है, और जितना भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसका 45% MSME से करते हैं। समझ रहे हो मतलब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन चाइना में भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो MSME से भी मिलता है, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के बाद MSME से ही मिलता है, ठीक है। तो इसमें 11 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूट 27% ऑफ इंडियाज GDP। इंडिया GDP का 27% अकेले MSME कॉन्ट्रीब्यूट करती है, और 23% ऑफ इंडियन लेबर फोर्स इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो MSME एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी भी कंट्री को डेवलप्ड होने के लिए उसकी MSME, बड़ी कंपनीज उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी ये MSME इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। टॉपिक कुछ और था, मतलब न्यूज़ कुछ और आ रही थी, पर MSME इंपॉर्टेंट था इसलिए समझाना जरूरी था। न्यूज़ से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। MSME से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है वो इसके क्लासिफिकेशन है, क्योंकि क्लासिफिकेशन हाल ही फिलहाल में चेंज हुए थे। ये मैंने MSME की वेबसाइट से सीधा उठाया है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि मीडियम MSME किसे कहा जाता है जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 300 करोड़ से ज़्यादा है? तो उसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन किया गया है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का, मतलब ये 3 अलग अलग टाइप के फैक्ट्रीज के बारे में क्लासिफिकेशन करा गया है कि कौन सी फैक्ट्री किस के अंदर आएगी, कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगी। तो माइक्रो किसको कहेंगे? जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हुआ हो, ठीक है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम हुआ है। स्मॉल किसके कहेंगे? जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम हुआ है। और मीडियम किसे कहेंगे? जिसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम हुआ है, ठीक है। और इसका टर्नओवर माइक्रो किसको कहेंगे? जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से या 5 करोड़ से कम है उसको। स्मॉल 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम है। मीडियम 250 करोड़ या 250 करोड़ से कम है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्राइटेरिया आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो 10, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मतलब माइक्रो को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्मॉल बन जाएगा 1 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, ठीक है। 1 10 50 याद रहेगा। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 50, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 5 50 और 250, ठीक है। टर्नओवर में 5 50 250, और इन्वेस्टमेंट में 1 10 और 50। ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है। BPSC से अभी क्वेश्चन नहीं आया, पर आ जाएगा, तो इससे बाहर नहीं आएगा, आप इसे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि अभी ये न्यूज में था। देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ MSME सेक्टर। MSME सेक्टर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बारे में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन है टू प्रमोट लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मास प्रोडक्शन ऑफ गुड, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कही गई है क्या? नहीं कही गई है। ये तो छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, इसे प्रमोट करने के लिए नहीं है भाई। सेकंड देखते हैं टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ सपोर्ट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये तो सही है, ठीक है। जो छोटे छोटे जो एंटरप्राइजेस है उनको सपोर्ट करने के लिए ये, ठीक है। थर्ड देखते हैं टू प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चर इनपुट एंड इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। ये तो है ही नहीं। MSME के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है, तो इससे तो आप इसका अंदाजा सीधा सीधा लगा देंगे कि ये नहीं है। डी देख लेते हैं टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सच एज हाईवेज एंड रेलवेज। ये भी नहीं है, ठीक है। तो MSME के बारे में आपको पता चल गया। ये जो छोटे जितने भी एंटरप्राइजेज हैं, जितने भी छोटे बड़ी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर उनसे रिलेटेड है, उनका एक क्राइटेरिया बना रखा है MSME का, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। चाइना में अराउंड 80% तक जो फैक्ट्रीज होती हैं वो होती है MSME से ही रिलेटेड होती हैं, ठीक है। इंडिया में कम है। आगे देख लेते हैं NPA के बारे में देख लो। इससे भी अभी तो क्वेश्चन नहीं आया, UPSC में आ चुका है। NPA के बारे में एक बार बस थोड़ा सा हम लोग एक ग्लिम्स लेके चलेंगे, क्योंकि टॉपिक कुछ और था। टॉपिक तो हमारा MG नरेगा से रिलेटेड था, तो उससे हमने ये 2-3 चीज़ें निकाल ली हैं। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। MG नरेगा नहीं, सॉरी, MSME से रिलेटेड था। तो NPA के बारे में वहीं से हमने निकाल लिया। NPA के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका ट्रेंड देख लेते हैं। इसका ट्रेंड ये है कि जो NPA है क्या, NPA पहले ये देख लो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोन लेते हैं और उसको 90 दिन तक, जब आपका ड्यू डेट होता है, उसके ड्यू डेट के 90 दिन तक आप बैंक को लोन
के पैसे जो है किस्त उनकी वापस ही नहीं करते, उनको पैसे देते ही नहीं है, तो एक तरीके से वो एनपीए हो गया, बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। ठीक है, क्योंकि जो बैंक होती है, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, वो जो भी लोन देती है वो उसका एसेट होता है। ठीक है, एसेट क्यों होता है? क्योंकि वहीं से वो इंटरेस्ट कमाती है। ठीक है, तो वो एक तरीके से एसेट कहलाता है। पर जब ये एसेट परफॉर्म ना करे, मतलब एक तरीके से जब जिसने लोन लिया वो वापस ही ना करे, तो उसे एनपीए कह देंगे। तो एनपीए कब कहेंगे इसको एनपीए कब कहेंगे? जब 90 दिन से ज़्यादा देर तक आप लोग लोन का जो अमाउंट है उसे वापस लौटाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो उसे 90 दिन से ज़्यादा दिन तक आपने लौटाए नहीं पैसे, तो उसे एनपीए कहेंगे। ठीक है, तो इसका एक क्राइटेरिया है, उसे देख लेते हैं। अगर ड्यू डेट है, ड्यू डेट के 30 दिन तक आपने पैसे नहीं लौटाए, तो वो स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो, एसएमए जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर 30 दिन से ज़्यादा और 60 दिन तक आपने, मतलब 2 महीने तक आपने पैसे नहीं लौटाए, तो उसे स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 कहेंगे। ठीक है, और स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 कब कहेंगे? जब आपने 3 महीने तक पैसे ही नहीं लौटाए। ठीक है, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1 एंड 2 कहेंगे जब तक आपने 3 महीने तक पैसे नहीं लौटाए। तब 3 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, ड्यू डेट के 3 महीने से ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसे एनपीए कहेंगे। ठीक है, और जब एनपीए 12 महीने तक रह जाता है, 12 महीने तक एनपीए रह गया, ठीक है, मतलब 3 महीने तो ये वे प्लस 12 महीने तक एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहा, तो इसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। क्या कहेंगे? सब स्टैंडर्ड एसेट। और 12 महीने तक जब सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाता है, तो उसे कहते हैं डाउटफुल एसेट। क्या कहेंगे? डाउटफुल एसेट। और जब 12 महीने तक डाउटफुल एसेट हो जाता है, तो उसे कहेंगे लॉस्ट एसेट। ठीक है, बैंक यहाँ पे मान लेती है कि इसके जो पैसे थे अब ये वापस कभी आने ही नहीं वाले। ठीक है, तो एक तरीके से बैंक फिर उससे बचने के लिए राइट ऑफ कर लेती है लोन को, मतलब बैंक मान लेती है कि अब जो उसने पैसे दिए थे वो कभी वापस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक का मतलब हक खत्म हो जाता है उस पैसे पे, बैंक लेना चाहे तो उसके बाद भी ले सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा हम लोग देख के चलेंगे एनपीए के बारे में। एनपीए का बस एक ट्रेंड याद कर लो कि जो हमारा एनपीए वो घटता जा रहा है। सबसे ज़्यादा एनपीए कौन से बैंक्स में होता है? पब्लिक बैंक्स में होता है, मतलब जो गवर्नमेंट के बैंक होते हैं। प्राइवेट बैंक में उतना एनपीए पहले भी नहीं होता था, पर अब जितने भी बैंक है सब में एनपीए घटता जा रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग अच्छा परफॉर्म करें, एनपीए ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देख लेते हैं असम डोमिसाइल पॉलिसी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अभी हाल फिलहाल में डोमिसाइल पॉलिसी अपनी लॉन्च की है, उसमें या लॉन्च करने की बात कही है, जिसमें यह कहा गया है कि उसमें सिर्फ इंडिजिनियस पीपल जो होंगे, वहाँ के रहने वाले, वहाँ पे पैदा हुए जो बच्चे होंगे, उनको ही गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी। ठीक है, तो कौन सा स्टेट होगा? आसाम। ये चीज़ आप थोड़ा सा देख के आगे बढ़ेंगे। आसाम में न्यू डोमिसाइल पॉलिसी आने वाली है, गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल न्यूज़, शेख हसीना से रिलेटेड। तो शेख हसीना कौन है? शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ की? बांग्लादेश की। तो अब यह फ्लाई करके वहाँ से फ्ली करके बांग्लादेश से हिंडन एयरपोर्ट पे आ चुके हैं इंडिया के। तो हुआ क्या वहाँ पे? स्टार्ट हुआ था वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था। एक बार हम लोग देख लेते हैं पूरा डेवलपमेंट रिसेंट का, देख लेते हैं क्या क्या हुआ वहाँ पे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था इस साल के स्टार्टिंग में ही, पर वह धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा उग्र हो गया। तो यह प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों हुआ था? यह प्रोटेस्ट इसलिए स्टार्ट हुआ था कि हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जो शेख हसीना ने 2018 में कोटा हटा दिया था उसे दोबारा रीइंस्टेट कर दो। तो इसके खिलाफ जो शेख हसीना थी वे सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, पर लोगों ने फिर भी स्टूडेंट शेख हसीना के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने लगे। बल्कि जो शेख हसीना थी वे तो एंटी कोटा थी, मतलब 2018 में उन्होंने तो खुद ही कोटा हटाया था, पर लोग उन्हीं के खिलाफ हो गए कोटा को हटाने के लिए। ठीक है, मतलब एक तरीके से लोग चाहते थे कि कोटा हटे, पर वे शेख हसीना के ही खिलाफ हो गए एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें शेख हसीना ये कहती है कि इनके खिलाफ एक मेजर कॉन्स्पिरेसी हुई है। ये जो प्रोटेस्टर थे ये स्टूडेंट नहीं थे, ये उनके खिलाफ काम कर रहे थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हाई कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया। तो बहुत ज़्यादा जब बवाल मचा, तो अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने वो जो कोटा रीइंस्टेट किया था हाई कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो मेजर जो शेख हसीना का कोई भी बड़ा रोल था नहीं, क्योंकि ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर था। ठीक है, उन्होंने कहा था, तो उनके हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से जो कोटा था वो रीइंस्टेट हुआ था, पर उसके बाद भी शेख हसीना पे बात आ गई। ठीक है, और फिर धीरे करके जो आर्मी चीफ है उन्होंने सोचा कि अभी सही टाइम है कुक करने का, और उन्होंने थ्रेटन किया शेख हसीना को कि आप 45 मिनट के अंदर देश छोड़ के चले जाओ। ठीक है, और अभी आर्मी चीफ ने टेक ओवर कर लिया और उन्होंने कहा है कि वे इंटरिम गवर्नमेंट जल्द से जल्द बनाएंगे। ठीक है, तो इस बीच में यह शेख हसीना का कहना है कि इनके खिलाफ एक मेजर कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि आप खुद देखो कि आर्मी चीफ उसी टाइम कुक क्यों करेंगे। दूसरी बात, जो अपोजिशन पार्टी थी, वहाँ की जो लीडर थी जो कि जेल में बंद थी, उन्हें एकदम से जेल से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तीसरी चीज़ यह देखी गई कि इनके फ्ली करने के बाद
लोग प्रोटेस्टर्स जो थे वे इनके घर में घुस गए, इनके वार्डरोब में घुस गए और बहुत सारी चीज़ें चुराने लग गए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट होंगे, जो एंटी कोटा होंगे, वो उनके घर में क्यों घुसेंगे। चौथी बात ये भी थी कि लोग पार्लियामेंट में भी घुस के बहुत ज़्यादा उधम मचाने लगे और आर्मी ने कुछ भी नहीं करा। तो मतलब एक तरीके से आर्मी की भी इन्वॉल्वमेंट थी, मतलब एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। ठीक है, तो शेख हसीना फ्लाई करके कहाँ पे आई, हिंडन एयरबेस पे आई और वहाँ पे अजीत डोभाल और जो हमारे जो सीनियर रॉ के ऑफिसर्स हैं उनसे मिली। ठीक है, अब अजीत डोभाल जी देखेंगे कि आगे इसका क्या करना है। तो ये चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई, अभी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैं बता देता हूँ कि अभी क्या क्या चल रहा है मार्केट में उससे रिलेटेड। ठीक है, शेख हसीना ने अभी 1 अगस्त को ही कहा था कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। और ये कब से हो रही है बहुत पहले से, क्योंकि ये अमेरिका के साथ शेख हसीना के बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं थे। अमेरिका को बांग्लादेश में एक एयरबेस चाहिए था, एक बेस चाहिए था आर्मी का, वो ये शेख हसीना ने देने से मना कर दिया था। तो एक वाइट मैन, मतलब एक गोरा आदमी था, उसने कहा कि आप बांग्लादेश में हमें अगर एयरबेस नहीं बनाने दोगे तो हम लोग म्यांमार और बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा काट के उसे क्रिश्चियन स्टेट डिक्लेयर कर देंगे और वहाँ से पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ तक तो ठीक थी, पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक पब्लिक रैली के दौरान ये बात सबके सामने बता दी। ये बात बताने के बाद अमेरिका के इमेज को बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सब करा धरा अमेरिका का है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि करा धरा चाइना का है, पर ज़्यादातर का यही मानना है कि यूएसए का करा धरा है, क्योंकि इसके बाद जो रिस्पॉन्स आया यूएसए का वह भी बहुत कोल्ड रिस्पॉन्स आया। उन्होंने तो उल्टा आर्मी को प्रेस कर दिया इस चीज़ के लिए और यह कहा कि अब जो सरकार बनेगी वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगी, मतलब यूएसए के हिसाब से बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगी। ठीक है, तो अब देख रहे हो ना, जो यूएसए हमेशा डेमोक्रेसी करता रहता है, वह क्या कर रहा है। ठीक है, तो अब यूएसए से जिसने भी इस चीज़ में पंगा लिया है, अब इससे पहले देख सकते हैं इमरान खान ने भी यूएसए की इमेज पे एक तरीके से धब्बा लगा दिया था, जब इमरान खान ने ये कहा कि उन्हें हटाने की कोशिश करा है यूएसए। ठीक है, तो इमरान खान का भी हाल आप देख सकते हैं, वह 2 साल से जेल में। सेम उसी तरीके से पीएम शेख हसीना को भी अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। और इन्होंने यह भी कहा है, इनके बेटे ने यह भी कहा है कि अब वे दोबारा पॉलिटिक्स में बांग्लादेश की नहीं जाएंगी, प्लस वो बांग्लादेश को उसी हाल में अब छोड़ के जा रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा रेडिकलिज्म बढ़ता जा रहा है। उन्होंने तो बहुत कोशिश की ताकि उनका देश संभल सके, बट अब उनके देश से उनको भागना पड़ा, तो अब वे कुछ नहीं करने वाले, अब वे इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। तो ये अभी तक का पूरा डेवलपमेंट है। ठीक है, तो एक बार बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है, अगर कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी आया तो यही आएगा। बांग्लादेश की आपने लोकेशन देख ली, ये बांग्लादेश और इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा बॉर्डर किसके साथ लगता है, वो लगता है बांग्लादेश के साथ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ज़्यादातर लोगों को लग गया कि पाकिस्तान के साथ लगता होगा, पर नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं लगता, चाइना के साथ भी नहीं लगता, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगता है। वो कितना लगता है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4097 किलोमीटर के आसपास लगता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसकी लोकेशन आपने देख ली। बांग्लादेश का बॉर्डर और किससे लगता है, म्यांमार से लगता है, और पूरा बॉर्डर इसका इंडिया के साथ लगता है। अब इंडिया में कौन कौन से स्टेट है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इससे पहले थोड़ा और आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश का कुछ डेवलपमेंट देख लेते हैं, मतलब उसके रिलेशन कब से है। 1971 में युद्ध हुआ था, मतलब इंडिया ने ही मदद की थी पाकिस्तान को तोड़ने में, और तोड़ के उसे एक बांग्लादेश बना दिया था। ठीक है, उस टाइम भी अमेरिका और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। तो जो उनके जो फाउंडिंग फादर थे, मतलब जो फादर ऑफ द नेशन है मुजीबुर रहमान, उनको भी आर्मी ने ही मार दिया था, और जिसने मारा था वे अभी कनाडा में आराम कर रहे हैं। ठीक है, इलीगली। तो ये भी चीज़ आप देख लो कि मतलब किस लेवल पे कॉन्स्पिरेसी चलती है। फिर देख लेते हैं इंडिया इज बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जो इंडिया है, बांग्लादेश जो है, इंडिया है बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और इंडिया जो है, इंडिया सरप्लस ट्रेड करती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, मतलब बहुत ही कम कंट्रीज के साथ इंडिया जो है सरप्लस ट्रेड करती है, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है, इंपोर्ट कम करती है। बांग्लादेश उनमें से एक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, नहीं तो ज़्यादातर कंट्रीज के साथ, जैसे जितनी भी कंट्रीज है सबके साथ, यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, सबके साथ ही इंडिया का हमेशा डेफिसिट में रहता है ट्रेड, पर यहाँ पे सरप्लस में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और बांग्लादेश इंडिया ट्रेड होवरिंग अराउंड 18 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, जो इंडिया का जो और बांग्लादेश का जो ट्रेड है वो 18 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास हमेशा घूमता रहता है। अभी रिसेंट में जो ट्रेड है उसमें डिप देखा गया है। ठीक है, ये भी चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखेंगे ट्रेंड के हिसाब से। आगे देखेंगे 2010 के बाद हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है बांग्लादेश को अराउंड 7 बिलियन यूएस डॉलर्स का। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, इंडिया देती है। ठीक है, तो
इंडिया ने 7 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का अभी तक लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुके हैं शेख हसीना को। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और शेख हसीना। अभी इंडिया और बांग्लादेश ने यह भी सोचा था कि ये इंडियन रुपीज में ट्रेड करेंगे। इससे भी अमेरिका एक तरीके से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि हम लोग जब यूएस डॉलर यूज़ नहीं करेंगे तो जो अमेरिका की हेजमनी है वो धीरे धीरे करके टूटती जाएगी। ठीक है, अभी आपने इंडिया के आसपास की सारी कंट्रीज को देख लिया होगा, सब में कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। पाकिस्तान में चल रहा है, म्यांमार में, बांग्लादेश में, ठीक है, नेपाल में भी इवन चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, तो पर इंडिया में रेजिलियंस बहुत है, क्योंकि एक तो 75 ईयर से हम लोगों ने एक बार भी कभी हमारी कंट्री में जो हमारी आर्मी कभी उन्होंने कू करने की कोशिश भी नहीं करी। ठीक है, प्लस यहाँ की एक तरीके से पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी आप देख सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मैच्योरिटी भी देख सकते हैं, और आर्मी की भी मैच्योरिटी देख सकते हैं, और उनका अपना देश के प्रति कर्तव्य देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन मेनली यहाँ से आ सकता है, रेल लिंक से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि अभी अभी उनके जो रेल लिंक्स थे वो भी सारे बंद कर दिए गए। जैसे ही कू हुआ वैसे ही जो वहाँ पे बीएसएफ जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया पूरे बॉर्डर को, इंडिया के बॉर्डर को बीएसएफ ने टेक ओवर कर लिया है, और जितने भी रेल लिंक्स थे वो भी बंद कर दिए हैं। तो रेल लिंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सबसे जो मेन क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा, अगरतला अखौरा रेलवे लिंक। ठीक है, तो ये कब इनॉग्रेट हुआ? ये हुआ 1 नवंबर 2023 को। ठीक है, मतलब अभी हाल फिलहाल में ही इसे इनॉग्रेट करा गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अगरतला का है, अगरतला त्रिपुरा में, और अखौरा का है वो बांग्लादेश का एक जगह का नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर ये अखौरा हो गया, ये अगरतला हो गया। त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा इस तरफ है, आपको दिखा देता हूँ। ये त्रिपुरा, ये हो गया अगरतला, यहाँ पे अखौरा। तो ये एक रेल लिंक था। तो इसके अलावा ये 5 रेल लिंक और हैं, ये भी देख लेते हैं। हल्दीबारी चिलहट्टी, ठीक है, ये 1 अगस्त 2021 में एक हुआ, एक 2023 में हुआ, और इससे पहले जो है पुराने हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे देख लेंगे। पेट्रापोल और बेनापोल, ठीक है, याद रहेगा, पेट्रापोल और बेनापोल। गेडियो और दर्शना, याद रहेगा, गेडियो दर्शना। सिंगाबाद और रोहनपुर, राधिकापुर और बिरोल, और हल्दीबारी चिलहट्टी, और अगरतला एंड अखौरा। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन आ सकता है अगरतला और अखौरा से रिलेटेड कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? याद रखेंगे बांग्लादेश। हल्दीबारी और चिलहट्टी कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है इंडिया और बांग्लादेश। 2021 में लॉन्च हुआ, और अगरतला और अखौरा कब लॉन्च हुआ? 2023 में इनॉग्रेट हुआ, सॉरी। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे अगरतला, यहाँ पे अखौरा। और देख लेते हैं, 3 ट्रेन चलती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। उसका नाम क्या क्या है? मैत्री बंधन और मिताली। ठीक है, मैत्री बंधन और मिताली। और सबसे लेटेस्ट वाली कौन सी है? मिताली एक्सप्रेस, जो 2022 में स्टार्ट हुई है। ठीक है, 2022 में स्टार्ट हुई है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। मेन जो क्वेश्चन आएगा वो इसी से आएगा। ठीक है, इससे आएगा, नहीं तो बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट आ सकता है। ठीक है, नहीं तो मेन जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आने के चांसेस है। जो रेलवे से रिलेटेड, ये पूरा भी ठप कर दिया है, ये पूरा भी बंद कर दिया गया। मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। मैत्री, बंधन और मिताली, याद रहेगा। मिताली कब स्टार्ट हुआ? ये 2022 में। बंधन कब स्टार्ट हुआ था? 2017 में। और मैत्री कब स्टार्ट हुआ था? 2008 में। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रेस ब्रीफिंग से मैंने ये पूरा निकाला है। ठीक है, कटआउट डाल रखा है। और देख लेते हैं, बांग्लादेश 2000 मेगावाट ऑफ एनर्जी हमेशा हर साल इंपोर्ट करता है। किससे? इंडिया से इंपोर्ट करता है। प्लस रोपर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि बांग्लादेश में बना हुआ है, उसको बनाने में किस किसने सहयोग दिया है? इंडिया और रशिया ने। ठीक है, इंडिया, रशिया और बांग्लादेश ने मिलकर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाया है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैंने और थोड़ा सा व्यू डाल दिया है बांग्लादेश का और इंडिया का। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से स्टेट बांग्लादेश से बॉर्डर लगाते हैं इंडिया के। पहला है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद देख लो, यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर ये रहा आसाम लगाएगा, मेघालय लगाएगा, त्रिपुरा लगाएगा और मिजोरम लगाएगा। कौन कौन नहीं लगाएगा? नागालैंड और मणिपुर। कौन कौन नहीं लगाएगा? मणिपुर और नागालैंड। ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मणिपुर नहीं लगा रहा है, और नागालैंड नहीं लगा रहा है, अरुणाचल प्रदेश नहीं लगा रहा है, सिक्किम नहीं लगा रहा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल लगाएगा, मेघालय लगाएगा, आसाम लगाएगा, देखो यहाँ से आसाम लगाएगा, और त्रिपुरा लगाएगा, और मिजोरम भी लगाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मणिपुर नहीं लगाएगा, नागालैंड नहीं लगाएगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं लगाएगा। कौन कौन नहीं लगाएगा? मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से एक जो रिवर है वो एंटर करती है इंडिया में। उस रिवर का नाम आप लिखेंगे। उस रिवर का नाम क्या है इंडिया में? चाइना में उसका क्या नाम है? इंडिया में उसका क्या नाम है? और फिर वो बांग्लादेश में भी जाती है, वहां पे उसका क्या नाम है, उसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सेम चीज़ है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब देख लेते हैं लार्जेस्ट डेल्टा लॉ। क्वेश्चन आ चुका है 41st बीपीएससी प्रीलिम्स 1996 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया था? द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड बाय गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये है क्या? नहीं, मिसिसिपी, सॉरी, यस यही होगा ना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा कौन बनाता है? सुंदरबन डेल्टा बनता है। वो इन रिवर से मिलके ही तो बनता है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, और ये मोस्ट फर्टाइल एरिया है।
ठीक है, मोस्ट फर्टाइल एरिया है पूरे वर्ल्ड में, मोस्ट फर्टाइल एरिया में इसका नाम आता है, ठीक है। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनता है। मिसिसिपी मिसौरी, ये कहाँ की रिवर्स है? ये रिवर है यूएसए की, ये भी डेल्टा बनाती है। यांगजी और क्यांग, ठीक है, ये भी कहाँ की है? ये है चाइना की, ठीक है। यांगजी के बारे में आपको बता चुका हूँ, हुआंगो के बारे में बता चुका हूँ। यांगजी का माउथ आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसका माउथ कहाँ पे है, येलो सी में है कि ईस्ट चाइना सी में है कि साउथ चाइना सी में है। और हुआंगो रिवर जो है ये भी चाइना की रिवर है, और इसका भी माउथ आपको लिखना है कि येलो सी में, ईस्ट चाइना सी में कि साउथ चाइना सी में, ठीक है। एक और चीज आपको लिखना है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सौर ऑफ चाइना, सौर ऑफ चाइना किसे कहते हैं और सौर ऑफ बिहार किसे कहते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है, एक और क्वेश्चन है 46 बीपीएससी प्रीलिम्स 2004 में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टेरिटोरियल बाउंड्री लिंक विद बिहार स्टेट? बांग्लादेश का तो नहीं है, बता चुका हूँ, चाइना का है नहीं, भूटान का है नहीं, और नेपाल का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ओलंपिक्स में जो हमारी टैली है वो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। अभी भी हमारे पास 3 ब्रॉन्ज मेडल्स है। किस किस के हैं? मनु बकीर के 2 मेडल्स हैं और शुभदीप का 1 मेडल है। तीनों के तीनों ब्रॉन्ज है और तीनों के तीनों एयर गन में है, एयर पिस्टल में, ठीक है। बीएसएफ चीफ के बारे में लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें जो डीजी नितिन अग्रवाल है, इनको हटा दिया गया इनके पद से और इनको अपने पेरेंट कार्डर में इनको भेज दिया गया। एडीजी जो एसडीजी है वाईबी खुरानिया, इनको भी हटा दिया गया है। और ये पहले डीजी थे जिनको ऐसे इस तरीके से हटाया गया था उनके टेन्योर को कम करके। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्यों करा गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा टेररिस्ट जो है इंडिया में एंटर कर रहे थे और इन्होंने कुछ ज़्यादा अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। और इनकी जगह किसको अभी नियुक्त करा गया है? दलजीत सिंह चौधरी को, ठीक है। तो नाम याद रहेगा, दलजीत सिंह चौधरी। क्यों न्यूज़ में? इनको अभी एक्टिंग डीजी बना दिया गया है। किसका? बीएसएफ का, याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। सना अब्राहम, तो सना अब्राहम के बारे में बस इतना याद कर लो, ये इंडियन आर्टिस्ट थी जो अब नहीं रही, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा तो याद रहेगा सना अब्राहम कौन थी? यह एक इंडियन आर्टिस्ट थी जो अब नहीं रही, ठीक है। तो यही आज की सारी न्यूज़ मैंने अभी तक कंप्लीट करा दी है। तो मैं होप कर रहा हूँ, मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आपका जो नॉलेज है पहले से ज़्यादा बढ़ गया होगा और ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा, क्वेश्चंस करने के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आपको थैंक यू सो मच कहता हूँ। थैंक यू।